हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पशु पक्षी और जीव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए तो हाथी के बारे में, तो एक वयस्क हाथी दिन में कितने किलो पत्ते खा जाता है? तो दोस्तों वह 100 किलो पत्ते खा जाता है दोस्तों। बात की जाए हाथी की नींद के बारे में, तो हाथी दिन में केवल 2 घंटे से 4 घंटे की नींद लेता है। बात की जाए झुंड का नेतृत्व कौन करता है, तो हाथी के झुंड की जो नेता होती है वह होती है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, तथा जब बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं तो वह झुंड को छोड़ देते हैं दोस्तों। बात की जाए स्लॉथ के बारे में, तो दोस्तों स्लॉथ जो होता है दुनिया का सबसे आलसी जीव है जो 17 घंटे सोता है दोस्तों, और ये भालू की तरह दिखता है, और ये अपने 40 साल के जीवन में कुल 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है दोस्तों। बात की जाए बाघ की दृष्टि के बारे में, तो बाघ जो है अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो दोस्तों बाघ जो है वह 6 गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों। तथा जो बाघ की मूंछें होती हैं वह शिकार की स्थिति पता कर सकती हैं दोस्तों। बाघ की जो दहाड़ है वह कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? दोस्तों वह सुनाई देती है 3 किलोमीटर तक। बात की जाए रेशम के कीड़े के बारे में, तो रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है दोस्तों। बात की जाए सांप के जहरीले प्रकार के बारे में, तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, करेत, दुबाई और अफाई दोस्तों। बात की जाए सांप के दांत के बारे में, तो जितने जहरीले दांत होते हैं लगभग 2 खोखले दांत होते हैं, उनसे जहर निकलता है दोस्तों सांप के। बात की जाए बीन के बारे में, सांप के जो खेल में इस्तेमाल वाद्य यंत्र किससे बने होते हैं? तो दोस्तों जो जो बाग्या आपने वो देखा होगा जिसको महुअर बोलते हैं, कहीं कहीं पे कुछ और बोलते होंगे, उसको बीन भी बोलते हैं, तो वह सूखी लौकी से बनाई जाती है दोस्तों। बात की जाए पक्षियों की आँखें के बारे में, तो जो पक्षियों की आँखें होती हैं वह स्थिर होती हैं या घूमती हैं, तो वो दोस्तों पक्षियों की जो आँखें होती हैं इस स्थिर होती हैं, वह उनकी आँखें घूमती नहीं होती, इसलिए वे अपने सिर घुमाकर ही देख सकते हैं दोस्तों। बात की जाए मैना के बारे में, तो मैना जो होती है वह अपनी गर्दन जो है वह झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन जो है झटके से आगे पीछे करता है? तो वह पक्षी है दोस्तों मैना। बात की जाए उल्लू, तो वह अपनी गर्दन काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है दोस्तों। ठीक, लगभग 270 डिग्री या कहीं कहीं पे 360 डिग्री भी लिखा हुआ होता है दोस्तों। बात की जाए चील, बाज और गिद्ध ये हमसे कितना गुना देख सकते हैं? तो ये हमसे 4 गुना देख सकते हैं अधिक। बात की जाए दोस्तों चिलगड़ी के बारे में, चिलगड़ी जो इंडियन रोबिन पक्षी तो होता है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है दोस्तों? ये जो अपना घोंसला है वह बनाता है पत्थरों के बीच में दोस्तों। बात की जाए कौवा के बारे में, तो कौवा है वह घोंसले में किन चीज़ों का प्रयोग करता है? तो दोस्तों कौवा जो है वह लोहे के तार और लकड़ी का प्रयोग करता है, तथा ये अपने घोंसला है सबसे ऊंचे पेड़ पे डाली पर बनाता है दोस्तों। बात की जाए कोयल अंडे कहाँ देती है? जो कोयल जो है वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है दोस्तों। बात की जाए फाख्ता पक्षी के बारे में, तो ये घोंसला कहाँ बनाती है? ये कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बनाती है दोस्तों। बात की जाए दर्जी चिड़िया के बारे में, तो ये घोंसला कैसे बनाती है? ये पत्तों को सीकर ही घोंसला बनाती है। आप नाम से ही समझ सकते हैं दर्जन चिड़िया अर्थात ये दर्जी का काम करेगी, अर्थात पत्तों को सीलकर उसमें घोंसला बनाएगी दोस्तों। बात की जाए शक्कर खोरा के बारे में, तो ये घोंसला कहाँ लटकाता है? ये झाड़ी या छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला इसका होता है। ये छोटे पेड़ की या झाड़ी पर आपने लटके हुए घोंसले देखे होंगे, वह घोंसला होता है शक्करखोरा का दोस्तों। बात की जाए नर बीवर के बारे में, तो ये घोंसला कौन बनाता है? दोस्तों जो नर बीवर होते हैं वह घोंसले का निर्माण करते हैं, तथा मादा बीवर जो है उसमें से एक घोंसला चुनती है तथा उसमें अंडे देती है दोस्तों। बात की जाए मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है दोस्तों? तो मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वह अक्टूबर से दिसंबर का समय जो है वह उचित समय है मधुमक्खी पालने के लिए दोस्तों। बात की जाए रानी मक्खी जो होती है वह अंडे कौन देती है? तो दोस्तों जो रानी मक्खी होती है वह अंडे देती है दोस्तों।
बात की जाए चींटियों के बारे में तो रास्ता कैसे पहचानती हैं, तो ज़मीन पर चलते हुए वह चींटी जो होती हैं वह गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे और भी चींटियां होती हैं उस गंध को सूंघकर उनके पीछे पीछे कतार के रूप में चलती रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा चींटी हुई या चींटे हुए ये कतार के रूप में चलते हैं दोस्तों। बात की जाए मच्छर, तो मच्छर जो है वह हमें कैसे घूमते हैं ढूंढते हैं, तो मच्छरों को गंध लगती है दोस्तों, पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से वह मनुष्य को ढूंढ लेते हैं दोस्तों। बात की जाए मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो दोस्तों मलेरिया जो है वह मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है दोस्तों। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। ठीक है। बात की जाए सिनकोना, तो सिनकोना जो है वह मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनती है, तो वह सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है दोस्तों। तो बात की जाए एनीमिया के बारे में, तो किसकी कमी से होता है जो एनीमिया, एनीमिया जो होता है आयरन अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है दोस्तों। इसमें आपको गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि खाने की सलाह दी जाती है। तो इसमें जो होता है आयरन भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। बात की जाए छिपकली सर्दियों में कहाँ गायब हो जाती हैं, तो यह लंबी नींद में चली जाती हैं दोस्तों। बात की जाए जो गाय कितने घंटे सोती है, तो गाय जो है वह 4 घंटे सोती है दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट ईबीएस के लिए। बात की जाए अजगर कितने घंटे सोता है, तो अजगर जो है वह कुल 18 घंटे सोता है। बात की जाए जिराफ के बारे में है, तो यह 2 घंटे सोता है दोस्तों। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बात की जाए दोस्तों बगुले के बारे में, तो बगुला जो है भैंस पर क्यों बैठा रहता है, यह सहजीवी संबंध अर्थात कीड़े खाने के लिए जो है वह बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इन दोनों का सहजीवी संबंध है दोस्तों। बात की जाए पक्षी की हड्डियों के बारे में, ये कैसी होती हैं, तो ये पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं वे खोखली और हवा से भरी हुई होती हैं दोस्तों। बात की जाए नर हाथी के बारे में, तो नर हाथी जो है वह झुंड कब छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये 14 से 15 साल की उम्र में जो होते हैं वह झुंड को छोड़ देते हैं, तथा जो मादा जो बुजुर्ग हथनी होती है वह ही झुंड का नेतृत्व करती है दोस्तों। बात की जाए मगरमच्छ के कान कैसे होते हैं, तो जो मगरमच्छ के कान होते हैं वह छोटे छेन जैसे होते हैं दोस्तों। अब बात की जाए सांप के कान के बारे में, तो सांप के कान होते हैं या नहीं होते, तो दोस्तों सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह कंपन को महसूस करते हैं दोस्तों। बात की जाए जानवरों के खाल पर डिजाइन हुआ बना हुआ दिखाई देता है, जो किसके कारण होते हैं, तो जो दोस्तों जानवरों की खाल पे जो डिजाइन होता है वह उनके बालों के कारण होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे और खेती से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों रेगिस्तानी जो ओक है वह कहाँ पाया जाता है, दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तथा इसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन के काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं, तथा इसके तने में जो है पानी इकट्ठा रहता है दोस्तों। बात की जाए नेपथ्यस अर्थात जो घटपर्णी पौधा होता है उसके बारे में, कीड़े खाने वाला पौधा कहाँ मिलता है दोस्तों, ये मेघालय, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है जिसे वह कीड़ों को मारकर खा जाता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों खेजड़ी के पेड़ के बारे में, तो यह किस राज्य में है, तो जो खेजड़ी है दोस्तों वह राजस्थान राज्य में है, तो तथा ये वहाँ का राजकीय पेड़ है दोस्तों खेजड़ी। जो खेजड़ी के जो पेड़ होती है इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, और जो इसकी फलियाँ जो होती हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। बात की जाए क्रोटन पौधा, दोस्तों क्रोटन पौधा क्या संकेत देता है, जो क्रोटन पौधा होता है ये मिट्टी के सूखने का संकेत दोस्ता है। जब मिट्टी में नमी ख़त्म हो जाती है तो यह मुरझाने लगता है दोस्तों। इसे किसान लोग फसल वगैरह के लिए चारों ओर लगा देते हैं, जिससे पौधे को देखते हैं अगर इसकी पत्तियां मुरझा रही होती हैं तो मतलब फसल में पानी की आवश्यकता है, उसे पानी देना चाहिए। जो ये संकेतक का काम करता है दोस्तों क्रोटन पौधा जो है। बात की जाए बरगद की दाढ़ी की क्या असल में क्या होती है, दोस्तों बरगद की जो दाढ़ी बोलते हैं उसको बोलते हैं उसकी जड़ें। जो बरगद में जड़ें लटकी हुई दिखाई देती हैं उसको बरगद की दाढ़ी बोला जाता है दोस्तों। बात की जाए झूम खेती कहाँ प्रसिद्ध है, दोस्तों झूम खेती जो है वह मिजोरम उत्तर पूर्व भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों। झूम खेती क्या होती है, ऐसा होता है इसमें जो कुछ समय के लिए किसी खाली जगह पे जो पेड़ पौधे घास फूस वगैरह जम आती है उसको जला दिया जाता है, तथा उसकी जो राख बनती है उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। वहाँ पर फसल उगाई जाती है, फसल उगाने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह फसल उगाई जाती है। इस खेती को झूम खेती कहते हैं दोस्तों। ये मिजोरम जो राज्य है वह उत्तर पूर्व भारत में यह
झूम खेती की अधिकता होती है दोस्तों। बात की जाए चेराव नाच कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों, यह मिजोरम का लोक नृत्य है दोस्तों। यहाँ फसल कटने के बाद चेराव नाच किया जाता है दोस्तों। बात की जाए वेलक्रो क्या है तो दोस्तों आविष्कार किसने किया था, जो जॉन बेस्टल ने वेलक्रो की खोज की थी दोस्तों। इन्होंने क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे होते हैं हुक के टाइप से जो खेत वगैरह जाने में पैर में लग जाते हैं, उनको देखकर उन्हें वेलक्रो की खोज करने की सोची, उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया दोस्तों। बात की जाए मिर्च के बारे में तो ये कहाँ से आई थी तो दोस्तों मिर्च जो है भारत में दक्षिण अमेरिका से आई थी दोस्तों। बात की जाए भिंडी कॉफ़ी के बारे में तो जो भिंडी और कॉफ़ी के बीज से हैं यह अफ्रीका से आए थे दोस्तों। बात की जाए गोभी और मटर के बीज कहाँ से आए थे दोस्तों, ये आए थे यूरोप से दोस्तों। बात की जाए जो सोयाबीन होती है वह कहाँ से आई थी दोस्तों, सोयाबीन जो है वह चीन से आई थी दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात की जाए कुडुख भाषा जो है वह कहाँ बोली जाती है, जो कुडुख भाषा है यह झारखंड राज्य में बोली जाती है दोस्तों। तोरंग में कुडुख भाषा का क्या अर्थ है दोस्तों, तोरंग में कुडुख भाषा को जंगल को कुडुख भाषा में तोरंग बोला जाता है दोस्तों। बात की जाए जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है दोस्तों, कितने साल रहने पर हक मिलता है दोस्तों, तो लगभग 25 साल रहने पर वहाँ की भूमि पर हक मिल जाता है दोस्तों। बात की जाए बिश्नोई संप्रदाय, ये राजस्थान में पेड़ों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों। अमृता देवी जो बिश्नोई थी, इन्होंने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी दोस्तों। जो खेजड़ी पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों, जिसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों और इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है तथा खेजड़ी की जो छाल होती है वह दवा के लिए भी उपयोगी होती है दोस्तों। बात की जाए बीज के बारे में तो एक जीवित पौधा किसके अंदर बंद होता है तो दोस्तों बीज अर्थात कोट के अंदर जो होता है वह जीवित पौधा अंदर बंद होता है दोस्तों। बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, जो पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कर भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। बात की जाए शिकारी पौधा क्या है दोस्तों, नेफेथिस जो पौधा होता है वह घड़े जैसा होता है और खुशबू उसके अंदर खुशबू होती है दोस्तों, एक पत्ती ऊपर लगी हुई होती है, जब उसके अंदर से खुशबू आती रहती है वह कीड़ों को आकर्षित करती है। जब कीड़ा उसके अंदर जाता है तो वह ऊपर वाली पत्ती बंद हो जाती है और कीड़ा उसी में फंसकर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। यह शिकारी पौधा कहलाता है दोस्तों। बात की जाए बाजरा के बीज जो होते हैं, दामोदर भाई ने मिट्टी के लेप वाले बक्से में रखे हुए थे उनको संरक्षित करने के लिए दोस्तों। बात की जाए केंचुए के बारे में तो केंचुआ जो होता है मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है दोस्तों, केंचुआ जो होता है ज़मीन में छेद करके और मृत पत्तों को खाकर क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है दोस्तों। खाद क्या होती है दोस्तों, केंचुओं से बनी खाद को क्या कहते हैं, जो दोस्तों केंचुओं से जो बनी हुई खाद होती है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। बात की जाए दोस्तों जड़ों का क्या काम होता था दोस्तों, जड़ें जो होती हैं वे पौधों को सहारा देने का काम करती हैं और जल को सोखती हैं दोस्तों। बात की जाए बांस के बारे में तो दोस्तों बांस जो होता है इसे गरीबों की लकड़ी या हरो सोना भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों लौंग के बारे में तो लौंग जो होती है वह फूल की कली होती है। और केसर के बारे में तो केसर के फूल के वर्तिकार से प्राप्त होता है दोस्तों, जो फूल के अंदर जो हिस्सा होता है उससे केसर प्राप्त होता है दोस्तों। बात करेंगे इत्र की नगरी के बारे में तो यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों, इत्र की नगरी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। राजा हर्षवर्धन का जिला जो है वह हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज, उसको इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात की जाए फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों, फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में है। बात की जाए मधुबनी पेंटिंग के बारे में दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार राज्य में बनाई जाती है, मधुबनी नामक जिला है वहाँ पर भी। तथा ये किस चीज़ों की बनती है दोस्तों, ये चावल के पाउडर और जो प्राकृतिक रंग होते हैं जैसे फूल वगैरह आज से जो रंग बनाए जाते हैं उनसे ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है दोस्तों। बात की जाए कचनार, तो कचनार के जो फूल होते हैं इनकी सब्ज़ी कहाँ खाई जाती है दोस्तों, कचनार के जो फूल होते हैं इनकी सब्ज़ी जो है वह उत्तर प्रदेश में खाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे केले के फूल के बारे में दोस्तों, तो इसकी सब्ज़ी कहाँ खाई जाती है दोस्तों, केले के जो फूल की सब्ज़ी है वह केरल राज्य में खाई जाती है दोस्तों। जो सहजन के फूल होते हैं
उनका क्या होता है दोस्तों, इनके पकौड़े बनते हैं। ये किस राज्य में बनते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य में बनते हैं, सहजन के पकौड़े दोस्तों। बात करेंगे नीम और कीकर, तो इनकी लकड़ी जो होती है उसमें दीमक नहीं लगती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों मिट्टी के घर, तो मिट्टी के जो घर होते हैं वे गोबर से क्यों लीपे जाते हैं दोस्तों। मिट्टी के घर जो हैं गोबर से इसलिए लीपे जाते हैं कि कीड़ों को दूर रखने के लिए दोस्तों। जब लीप दिया जाता है उसे मिट्टी मिलाकर गोबर से, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं तथा कीड़े जो होते हैं वह दूर हो जाते हैं दोस्तों। बात की जाए बाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो पत्तियों द्वारा पानी छोड़ना, यह क्रिया जो है वह बाष्पोत्सर्जन कहलाती है दोस्तों। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों, केरल राज्य जो है उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। बात की जाए वन महोत्सव दोस्तों, जुलाई के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में, तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता कौन थे, वह थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आवास, यात्रा और भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। असम के घर जो होते हैं वे कितनी ऊंचाई पर बने होते हैं, तो असम के घर होते हैं वह 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बने हुए होते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर पानी जो का भराव अधिक होता है, इसलिए घर जो है वह ऊंचाई पर बनाए जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे जो मनाली के घर जो है किससे बने हुए होते हैं, तो मनाली के जो घर होते हैं वह पत्थर और लकड़ी से बने हुए होते हैं दोस्तों। जो राजस्थान के घर हैं वह किस प्रकार बने हुए होते हैं, तो इनकी जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं तथा दीवारें जो है वह मोटी मोटी मिट्टी से बनाई जाती हैं दोस्तों। बात करेंगे लेह लद्दाख के जो घर हैं वह किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो दोस्तों नीचे की जो मंजिल है वह जानवरों और सामान रखने के लिए बनाई जाती है तथा नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती हैं दोस्तों। ये 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं यहाँ पे। बात करेंगे दोस्तों इग्लू के बारे में, तो एस्किमो के बर्फ़ के घर जो होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है दोस्तों। हाउस बोट कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, हाउस बोट जो है श्रीनगर और केरल में पाई जाती हैं दोस्तों। बात करेंगे ख़त्म बंद के बारे में, तो ख़त्म बंद है वह हाउस बोट की लकड़ी पर जो बनी हुई नक्काशी होती है उसको ख़त्म बंद बोला जाता है दोस्तों। बात करेंगे डोगा, डोगा क्या होता है, डोंगा आपने कहीं कहीं सुना होगा। ये नक्काशी रहित नाव जिसमें स्थानीय लोग रहते हैं दोस्तों, वहाँ के जो लोकल के लोग रहते हैं उनको डोंगा कहा जाता है। जैसे श्रीनगर वगैरह में आपने देखा होगा यहाँ डोंगा चलते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों बल्लम क्या होती है, तो बल्लम लकड़ी की छोटी नाव होती है, ये केरल राज्य में चलती है। छोटी नाव को दोस्तों बल्लम कहा जाता है, जब नाव वो बड़ी नाव होती है तो उसको फेरी कहा जाता है। ये दोनों केरल राज्य में कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे ट्राली के बारे में, तो ट्राली जो है वह लकड़ी का झूला जो होती है उससे इधर से उधर पहाड़ों पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये लद्दाख में होती है दोस्तों। बात करेंगे ऊँट गाड़ी जो है वह कहाँ चलती है, तो दोस्तों ऊँट गाड़ी जो है राजस्थान राज्य में चलती है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे बैलगाड़ी के बारे में, तो ये कहाँ चलती है, जो बैलगाड़ी है ये समतल अर्थात मैदानी इलाकों में चलती है दोस्तों। जुगाड़ गाड़ी के बारे बात करेंगे तो ये आगे से मोटर जाई साइकिल जैसी होती है तथा जो पीछे का हिस्सा है ये फट्टों से बना हुआ होता है आप दोस्तों। यह गुजरात राज्य में चलती है दोस्तों जुगाड़ गाड़ी। बात करेंगे ये लिंग हू फेन क्या है दोस्तों, ये सांप का मांस होता है दोस्तों। ये हांगकांग में इसके एक डिश बनाए जाते हैं जिसको लिंग हू फेन कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे टेपियोका के बारे में, इसको कप्पा भी बोलते हैं। ये कहाँ खाया जाता है, यह दोस्तों एक कंदनुमा फल होता है, ये ज़मीन के नीचे उगता है, ये केरल राज्य में खाया जाता है दोस्तों। नारियल के तेल में बनी हुई मछली की बात की जाएगी तो ये कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, जब नारियल के तेल की बात आएगी तो वह गोवा राज्य में फेमस है दोस्तों। तो यहाँ सरसों के तेल की बात आएगी तो दोस्तों वह कश्मीर राज्य हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे ब्रेल लिपि के बारे में, तो दोस्तों ब्रेल लिपि है यह छिंद बिंदुओं पर आधारित है तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए यह लिपि जो है तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। तथा इसकी जो खोज की थी वह की थी लुइस ब्रेल ने। तो दोस्तों लुइस ब्रेल की बात करेंगे, ये कहाँ के थे दोस्तों, ये फ्रांस राज्य के थे दोस्तों। बात करेंगे अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों अबू धाबी की जो मुद्रा है वह है दिरहम दोस्तों। अबू धाबी में दोस्तों खजूर फेमस हैं। बात करेंगे पेट्रोल पानी से सस्ता है, तो दोस्तों ये कहाँ पे सस्ता है, ये सस्ता है दोस्तों अबू धाबी में। बात करी जाएगी रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो रेत के जो टीले हैं वह अबू धाबी में पाए जाते हैं। तथा खजूर के पेड़ रेगिस्तान में उगने वाला पेड़ है तथा अबू धाबी के जो पेड़ हैं खजूर जो हैं वह फेमस हैं दोस्तों।
बात करेंगे दोस्तों पोचमपल्ली के बारे में। यह पोचमपल्ली बुनाई है किस राज्य की है? तो दोस्तों ये राज्य जो है वह तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्य की है। यह फेमस पोचमपल्ली बुनाई है दोस्तों। तथा जो कलमकारी है साड़ियों पर पेंटिंग करने का तरीका है, यह आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी है दोस्तों। वहाँ की ये फेमस है दोस्तों। मोस्टली जो है वह आंध्र प्रदेश है दोस्तों। बात करेंगे लद्दाख को क्या कहते हैं दोस्तों? लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है दोस्तों। यहाँ 2 मंजिला घर होते हैं तथा नीचे की जो मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती, वह जानवरों के रखने तथा सामान के रखने की जगह होती है दोस्तों। चांगपा जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों? ये लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर रहती है दोस्तों। रेबो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चांगपा के तिकोनी जो टेंट होते हैं उनको रेबो कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों लेखा किसे कहा जाता है? तो लेखा जो है पशुओं के रखने की जो जगह होती है उसको लेखा कहा जाता है। पाशमीना शाल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है दोस्तों? ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है पाशमीना शाल, और इसको बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है दोस्तों। बात करी जाए दांडी यात्रा के बारे में, तो दोस्तों दांडी यात्रा जो थी वह हुई थी 1930 में दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों मृत सागर के बारे में, तो मृत सागर जो है 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? तो 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है मृत सागर के पानी में दोस्तों। जो घड़सीसर तालाब है वह किसने बनाया था दोस्तों? तो ये जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था दोस्तों। घड़सीसर तालाब ये 9 तालाबों का समूह है दोस्तों। बात की जाए अलबरूनी के बारे में, तो ये कहाँ से आया था दोस्तों? ये आया था उज्बेकिस्तान से दोस्तों। बात करेंगे हम लोग दोस्तों बावड़ी के बारे में, तो बावड़ी क्या है? तो दोस्तों बावड़ी जो है भाई एक सीढ़ीदार कुआं है। बात करेंगे दोस्तों तरुण भारत संघ, यह क्या है? तो यह जल संरक्षण की संस्था है तरुण भारत संघ। इसे के जो कर्ता धर्ता थे वह थे राजेंद्र सिंह दोस्ती, तो इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को। यह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है तरुण भारत संघ। बात करी जाए कांसा के बारे में, तो यह तांबा और टीन का मिश्रण है दोस्तों। बात करेंगे गोलकुंडा किला के बारे में, ये किसने बनवाया था? तो ये कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडे किले का निर्माण किया था दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ईबीएस शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। ईबीएस की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों ईबीएस की जो प्रकृति है वह है एकीकृत अर्थात इंटीग्रेटेड दोस्तों। बात करेंगे कक्षा 1 और 2 में ईबीएस जो है वह कैसे पढ़ाई जाती है? तो यह भाषा और गणित के माध्यम से ईबीएस पढ़ाई जाती है उसमें कक्षा 1 और 2 में दोस्तों। बात करेंगे एनसीएफ 2005 का जो लक्ष्य है वह कैसा है? तो एनसीएफ जो 2005 का लक्ष्य है वह रटने की प्रणाली जो है उसको ख़त्म करना है दोस्तों। बच्चे को रटना मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं करना है रटने के लिए, उसे क्या करना है करके सीखने पर फोकस करना है दोस्तों। बात करेंगे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चा जो है वह करके सीखे अर्थात लर्निंग बाय डूइंग। बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र के भ्रमण के बारे में, तो क्षेत्र का जो भ्रमण है वह सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है दोस्तों। जो बच्चा जो भ्रमण करके वह अपने बाहरी जो आंतरिक ज्ञान को अपने बाहरी जीवन से जोड़ने का प्रयास करेगा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य जो है वह क्या है? तो वह अवलोकन और वर्गीकरण कौशल का विकास करना है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों। बात करेंगे थीम्स के बारे में, तो दोस्तों ईवीएस में कितनी मुख्य थीम्स हैं? ईवीएस में कुछ 6 प्रकार की जो है मुख्य थीम है। उप थीम के बारे में क्या करेंगे बात? तो परिवार और मित्र के अंतर्गत यह आती हैं। बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, तो सीसीई होता है जो कंटिन्यू कंप्रेसिव इवोल्यूशन के बारे में, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सतत और व्यापक स्तर पर मूल्यांकन करता रहना चाहिए बच्चे का। बात करेंगे दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में, तो पोर्टफोलियो जो है बच्चों के कार्यों का क्रमिक संग्रह है दोस्तों। यह हर बच्चे का होना चाहिए दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाते रहना चाहिए। बात करेंगे मानचित्रण के बारे में दोस्तों, दिशा और सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना जो है वह मानचित्र का उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण का अर्थ, दोस्तों पर्यावरण का जो अर्थ है परिधन आवरण से मिलकर बना है अर्थात चारों ओर का घेरा, अर्थात जो हमें चारों ओर से
घेरे हुए है। बात करेंगे दोस्तों सक्रिय भागीदारी के बारे में, तो अधिगम की सबसे अच्छी स्थिति जो होती है वह होती है सक्रिय भागीदारी, अर्थात जो हम कोई अधिगम किसी चीज़ में भाग लेंगे तो उसमें सक्रिय भागीदार होंगे, तभी हमें उससे नॉलेज प्राप्त होगी दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों विविधता का सम्मान के बारे में, तो ईवीएस शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य है विविधता का सम्मान दोस्तों। बात करेंगे कक्षा में चर्चा के बारे में दोस्तों। कक्षा में चर्चा जो है लोकतांत्रिक वातावरण बनाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कहानी और कविताओं के बारे में, तो कहानी और कविताएं जो हैं बच्चों को रोचक बनाती हैं। तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, कहानी और कविताएं जब हम उसमें अधिगम में लाते हैं तो उसको क्या होता है, अवधारणाओं को रोचक बनाया जाता है, उससे उसमें बच्चे क्या होते हैं, रुचि लेने लगते हैं दोस्तों। बात करेंगे द्रव्य सामग्री जो होती हैं वह किसी प्रकार यूजफुल होती हैं दोस्तों, तो वह इंद्रियों के उपयोग द्वारा बेहतर अधिगम हो सके, इसलिए सर्वदृश्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों प्रयोगात्मक कार्यों के बारे में, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना जो है वह प्रयोगात्मक कार्य द्वारा अच्छी तरह से हो सकता है दोस्तों। बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ये प्रयोगात्मक कार्य का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे खुले अंत वाले प्रश्न, जो ओपन एंडेड प्रश्न क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में, तो ये क्या होते हैं, सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। बात करेंगे सहयोगात्मक अधिगम के बारे में, तो बच्चों को है समूह में कार्य करने के ऊपर यह प्रेरित करता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अनुभवों का साझाकरण दोस्तों, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ना जो है वह अनुभवों का साझाकरण कहलाएगा दोस्तों। जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ने की क्रिया जो है वह अनुभवों का, वह अपने बच्चे अपने 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 अनुभव बताएंगे तो यह क्रिया जो है वह अनुभवों का साझाकरण कहलाएगी दोस्तों। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों सामुदायिक संसाधन के बारे में, तो बुजुर्ग किसान कारीगर आदि से सीखने की जो क्रिया है वह सामुदायिक संसाधन सूत्र के बारे में, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, यह एक बेहतर शिक्षण सूत्र है दोस्तों। अर्थात जो हमें ज्ञात है उससे स्टार्ट करके अज्ञात की ओर ले जाने का कार्य करेगा, तो ये एक बेहतर शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर दोस्तों। सरल से कठिन की ओर दोस्तों, तो सरल से कठिन तो ये शिक्षण का क्रम है दोस्तों। पहले सरल सिखाएंगे, सरल से स्टार्ट करेंगे और फिर कठिन की ओर ले जाएंगे दोस्तों। बात करेंगे स्वमूल्यांकन के बारे में, तो बच्चों द्वारा अपनी प्रगति की जांच करना जो है वह स्वमूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अधिगम अंतराल, अर्थात मूल्यांकन द्वारा कमियों का पता लगाना जो है वह अधिगम अंतराल कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे प्रोत्साहन के बारे में, तो बच्चों के विचारों को जब हम महत्व देंगे तो उससे बच्चों के अंदर प्रोत्साहन बढ़ेगी दोस्तों, तो बच्चे जो है खुलकर ही उसमें भाग लेंगे या खुलकर प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। उनमें प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को, विचारों को। बात करेंगे सृजनात्मकता के बारे में, तो नए विचार और संसाधनों का सृजन करना जो है वह सृजनात्मकता कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे समावेशी कक्षा पर हर बच्चे की ज़रूरत का सम्मान करना दोस्तों। जो हर बच्चे की ज़रूरत का सम्मान करेंगे तो वह जो कक्षा होगी समावेशी कक्षा कहलाएगी दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।